इस बार क्या हो गया जो भाजपा को ऐसी करारी हार देखने को मिली? साथ ही साथ आप देखें तो राम मंदिर का मुद्दा था जिस पर भाजपा से राम नाराज है। भगवान को जब आप बातें करने लगो अहंकार, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, अरे ये क्या बात कर रहे हो आप भाई? इंसान की हैसियत कहाँ होगी कि भगवान को लेकर के आ जाए? 400 पार का नारा लग रहा था, 250 पार नहीं कर पाए। एक प्रो संविधान, एक एंटी संविधान, दो ही विचारधारा चल रही है। कोई प्रो संविधान कौन है और एंटी संविधान प्रो संविधान हम है, प्रो संविधान हम है, एंटी संविधान वो है जिनको 400 से 250 पे पहुंचा दिया लोगों ने। जिस पार्टी को 2022 के चुनाव में सहारनपुर नगर से 8000 वोट मिले, उस पार्टी को 6 महीने के अंदर ही जब मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, मेयर का चुनाव होता है, 1,58,000 वोट मिलता है और कैंडिडेट वही होता है, तो मैंने पार्टी को कहां से कहां ले गया। और अब आप 2024 का भी नतीजा देखें, बिल्कुल कि 2024 में सहारनपुर के अंदर बहुजन समाज पार्टी वहीं आ गई जहां 2022 में थी, 7,000 वोट मिला है। अभी आप उठा लीजिए। तो मैंने विश्वासघात किया कि मैंने पार्टी का ऊपर बढ़ाया, मैं तो पार्टी को ऊपर लेकर गया था। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को यूपी में भारी शिकस्त मिली है और इंडिया गठबंधन ने अपनी बढ़त बनाई है, भारी मतों से वो जीती है। और हमारे साथ यहाँ पर सहारनपुर से जो प्रत्याशी थे इंडिया गठबंधन के, वो मौजूद हैं। इमरान मसूद हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे हम बात करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे साथ आने के लिए, हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको बधाई भी दे दूं इस जीत के लिए। सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि क्या किसान और राजपूत जो समाज है, जिन्होंने ये प्रण लिया था कि वो भाजपा के खिलाफ वोटिंग करेंगे, क्या ये एक फैक्टर, मेजर फैक्टर रहा है आपकी जीत के लिए? मेरे लिए 100% किसानों का भी, राजपूत समाज के लोगों का भी और संविधान बचाने के लिए खास तौर से जो दलित समाज का प्रयास रहा जी, ये मेरी जीत का सबसे बड़े कारक रहे। जी। दूसरा सवाल आपसे ये रहेगा कि अभी जैसे कि आप जीत चुके हैं, अब आपकी प्राथमिकता क्या होगी? क्या कुछ बदलाव आप सहारनपुर में लेकर के आएंगे और जनता वहां पर देखेगी? देखिए, सबसे पहली जीत तो सहारनपुर के अंदर हुई है कि सहारनपुर में सांप्रदायिकता को जो चुनौती दी गई थी, सहारनपुर के अंदर जो मेरी एक सांप्रदायिक छवि गढ़ी गई थी, उसको तोड़ करके सहारनपुर के लोगों ने सबसे बड़ा काम किया है, जो मेरे लिए, मतलब मेरे जीवन के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। सहारनपुर के अंदर हेल्थ सेक्टर के अंदर मेरा काम करने का सबसे पहला प्रयास रहेगा कि छोटी से छोटी बीमारी के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है। कहने को मेडिकल कॉलेज भी है, लेकिन मेडिकल कॉलेज के अंदर ना ऑन्कोलॉजी है, ना कार्डियोलॉजी है, ना नेफ्रोलॉजी है, तो इतने इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट नहीं है, ना कोई अच्छा ट्रॉमा सेंटर है। तो आप एक बात बताइए, जब ये सब चीज़ें नहीं है तो मेडिकल कॉलेज के मायने क्या है? बिल्कुल। तो उसके अपग्रेडेशन के लिए हमारा प्रयास रहेगा और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है हम लोग कामयाब भी होंगे। ठीक है, अभी आप बात कर रहे थे कि जैसे कि सांप्रदायिक छवि बना दी गई थी, लेकिन जैसे ही आप जीते वैसे ही वीडियोस आए हैं, वायरल भी हो रहे हैं, उसमें बहुत ही ज़्यादा रोष देखने को मिल रहा है या फिर हम कहीं हुड़दंगा ही देखने को मिल रही है आपके समर्थकों की तरफ से। इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, नहीं, देखिए, जो वीडियो मैंने देखा है, जो मैं, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था, मैं तो आ गया था पुलिस उसमें, जो वीडियो मैंने देखा है उसके अंदर किसी के साथ बदतमीजी होती हुई मुझे तो दिखाई नहीं दी। आपको दिखाई दी हो तो मुझे बता दीजिए। हाँ, लोग जोश के अंदर कूद रहे हैं, उछल रहे हैं, इस चीज़ को मैं अच्छा नहीं समझता। मैंने खुद ही कहा, अपने बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से भी कहा, बार बार बोल कर भी कहा कि हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए कि हम दूसरों की आंख के अंदर ठंडक पैदा करें, दूसरों की आंख के अंदर गर्मी पैदा ना करें। हमें देख कर के आदमी खुश हो, हमारा व्यवहार और आचरण ऐसा हो कि हमारा विरोधी भी हमारी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाए। और मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं अपने आचरण से, अपने साथियों को भी मैं इस मामले में बहुत सख्त हिदायत के साथ कहा है कि अपने आचरण से, हमें अपने व्यवहार से लोगों का दिल जीतना है। 17 साल के बाद, 14 साल के बाद हमें कामयाबी मिली है। उस कामयाबी को एंजॉय करने का मतलब ये है कि आप इतने आजी और इनकसारी, दो शब्द बोलूँगा उर्दू के हैं, आजी और इनकसारी, यानी इतने हम्बल हो करके और इतने झुक करके मिलिए कि लोग कहने पर मजबूर हो जाए कि हाँ, कुछ परिवर्तन आया है। देखिए, दूसरी बात ये रहेगी कि भाजपा जिस तरह से भारी मतों से पिछले बार जीती थी और पिछले 2 चुनावों से बहुत ही अच्छे अंक से जीत रही थी, इस बार क्या हो गया जो भाजपा को ऐसी करारी हार देखने को मिली? साथ ही साथ आप देखें तो राम मंदिर का मुद्दा था जिस पर भाजपा से राम नाराज हैं। देखिए, भाजपा से राम नाराज हैं क्योंकि भगवान को जब आप बातें करने लगो अहंकार की कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, अरे ये क्या बात कर रहे हो आप भाई? इंसान की हैसियत कहाँ होगी कि भगवान को लेकर के आ जाए? भगवान तो देने वाला है, भगवान को कौन दे सकता है? भगवान को भी कोई दे सकता है क्या? कोई इंसान है जो भगवान को दे पाएगा? इंसान की हैसियत नहीं है किसी की भी कि वो भगवान को दे पाए। जी, भगवान को आप
नाराज़गी भगवान की देख लीजिए कि अयोध्या के चारों तरफ सारी सीटें हार गए, तो ये भगवान की नाराज़गी है। अच्छा, ओवरऑल इसका मंथन और चिंतन उन्हें करना चाहिए। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो बीजेपी का प्रदर्शन आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ओवरऑल बीजेपी का प्रदर्शन मैं क्या देख रहा हूँ, पूरा देश देख रहा है जी 400 पार का नारा लग रहा था, 250 पार नहीं कर पाए, तो ये पूरा देश देख रहा है, मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है। और दूसरा सवाल ये रहेगा कि अगर पुराने दिनों में चले जाएं, 2023 में आपने कांग्रेस ज्वाइन किया, बसपा से आप निकाले गए थे, वो आप ज़रा आप बताएं कि आप किस तरह से सोचते हैं मायावती के बारे में, और आखिर ऐसी बात क्या हुई थी? देखिए, बहरहाल एक अच्छा अध्याय नहीं था वो मेरी ज़िंदगी का 1.5 साल। जी मेरे रोम रोम में ईमानदारी से कांग्रेस फंसी हुई है। जी मैं जाकर भी उनसे नहीं चाह पाता। मेरे याद है, मैंने कहा था कि मेरे पाँव में गांधी परिवार की बेड़ियाँ पड़ी हुई हैं, लेकिन उसके बाद भी बहरहाल बहुत दुखद था। मैं इधर उधर घूमा भटका, लेकिन अल्लाह ने मुझे अब सही जगह पर ला कर खड़ा कर दिया, और मैंने आकर कहा था कि मैं अब कब्र तक कांग्रेस में ही रहूँगा। तो ये बात तो अलग है, लेकिन जी मेरा जो अनुभव बहन जी के साथ रहा वो बड़ा अनप्रिडिक्टेबल रहा। मतलब मुझे बहन जी ने फ़ोन कर करके बुलवाया, मैं गया, चला गया। आधा 3 घंटे मुझसे बात करी, मिशन और मूवमेंट के ऊपर बात करी, दलितों के उत्थान के लिए, शोषितों के, वंचितों के अधिकार के लिए सब बातें करी। तो मैंने कहा ये तो जो बाहर छवि गढ़ी गई है बहन जी की, ये तो बिल्कुल उसके उलट है। तो हमने कहा ठीक है बहन जी, हम चले गए। अब हमारे जाने के बाद हमने, जब मैं जिस पार्टी में हूँ तो मैं उस पार्टी की ईमानदारी के साथ वकालत करूँगा ना। बिल्कुल। मैंने इस मिशन मूवमेंट को, जिस मिशन मूवमेंट को समझ करके मैं बहुजन में गया, जिसके अंदर शोषितों को और वंचितों को अधिकार देने की बात कही, जिसके अंदर समाज के अंदर बराबरी का दर्जे की बात कही, जिसके अंदर समाज के रहने वाले सबसे कमज़ोर तबके को उसके अपलिफ्टमेंट की बात की गई, तो उन्होंने कहा तो बहुत अच्छा है, हम इसके साथ चलें। हमने भी चलने का फैसला किया। हमने मीटिंग में भी कहा बहन जी से कि बहन जी, जिस तरह का माहौल है सबको मिलकर के लड़ना चाहिए। जी 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 और अगर हम लोग बात करें तो मैं एक पुल की तरह काम कर सकता हूं, क्योंकि मेरे रिश्ते सभी पार्टीज़ के अंदर बहुत अच्छे हैं। जी। उसके बाद मैंने जी जी थोड़ा सा बात हुई, उसके बाद बहन जी ने, मुझे पता ही नहीं चला कि आपने पार्टी गतिविधियों के कारण आपको पार्टी से निकाल दिया जाता है। लेकिन बसपा की तरफ से ये भी सवाल उठ रहे थे कि, या फिर आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे विश्वासघात या फिर वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया जा रहा था। मैंने क्या वादा खिलाफी की? जिस पार्टी को मैं जो कह रहा हूँ इसे नोट करिए, जिस पार्टी को 2022 के चुनाव में सहारनपुर नगर से 8,000 वोट मिले हूँ, उस पार्टी को 6 महीने के अंदर ही, जब मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, उस पार्टी को 6 महीने के अंदर ही 1.5 लाख वोट मिलता है। 1,58,000, शायद 1,58,000। जी जी मेयर का चुनाव होता है, 1,58,000 वोट मिलता है, और कैंडिडेट वही होता है जो 2022 में चुनाव लड़ा था, समाजवादी पार्टी का एमएलए बना हो, उसका भाई चुनाव लड़ रहा था, बसपा से मैंने चुनाव लड़ाया, मैंने अपनी भाभी को चुनाव लड़ाया, वही कैंडिडेट था, वही पार्टी, उसकी जमानत जब्त हो गई। दोनों पार्टी की जमानत जब्त हो गई, समाजवादी पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी की भी, दोनों पार्टी की जमानत जब्त हुई। एक को 20,000 वोट मिले, एक को 8,000 वोट मिले। तो मैंने पार्टी को कहां से कहां ले गया। और अब आप 2024 का भी नतीजा देखें, बिल्कुल, कि 2024 में सहारनपुर के अंदर बहुजन समाज पार्टी वहीं आ गई जहां 2022 में थी, 7,000 वोट मिला है। अभी आप उठा लीजिए। तो मैंने विश्वासघात किया कि मैंने पार्टी का ऊपर बढ़ाया, मैं तो पार्टी को ऊपर लेकर गया था। आपने मेरे साथ क्या किया? आपने मुझे पार्टी से निकाल दिया। मैं तो आपका एसेट बनता, आपने मुझे, मैं लाइबिलिटी किसी के लिए भी नहीं हूँ। मैं काम करने वाला आदमी हूँ, तो काम करता हूँ, लाइबिलिटी नहीं हूँ, मैं एसेट ही बनूंगा। ठीक है। तो जो आपके कंटेंडर्स थे भाजपा के और बसपा के, चाहे हम बात कर लें माजिद अली की बात कर लें, या उसे बेचारे को तो भी रोने का भी मौका नहीं दिया बहन जी ने। कल उसे पार्टी से निकाल दिया, उसे तो रोने का भी मौका नहीं दिया, कल उसे पार्टी से निकाल दिया। जी जी। तो अगर ये दोनों कंटेंडर्स की बात करें, माजिद अली की बात कर लें या फिर राघव लखनपाल की बात कर लें भाजपा से जो हैं, आप इन दोनों कंटेंडर को अपने सामने कितनी बड़ी चुनौती देख रहे थे? नहीं, चुनौती देखिए, हम अपने, मेरा फोकस हमेशा अपने पर रहता है, मैं कभी दूसरे के ऊपर टारगेट नहीं करता हूँ। मैंने कभी हमेशा कहा है राघव मेरा छोटा भाई है जी। पूरी काउंटिंग के अंदर मैं उसकी मम्मी के पास बैठा रहा, मैं आंटी से पूछता रहा, बताइए आंटी क्या खिदमत करूँ। एक जगह आंटी मुझसे कहने की, इमरान एक बात बताओ, इसे माजिद को कितना वोट मिल जाएगा मुस्लिम? मैंने कहा आंटी अभी देखता हूँ। मैंने एक लड़का जा रहा था, मैंने इधर आओ, उससे मैंने वो मंगाया, तो उसने एक मुझे बूथ का वो दिया,
पेपर, मैंने कहा देखो आंटी, राघव के अंदर और माजिद के अंदर झगड़ा हो रहा है। उसने कहा क्या हुआ? मैंने देखो, एक बूथ है, मुस्लिम बूथ था वो, उस बूथ पर गाड़ों का चौक कहलाता है, उस बूथ के ऊपर मैंने अपने वोट दिखाए और फिर मैंने माजिद के और उनके वोट दिखाए। मैंने कहा देखो 10 वोट माजिद को मिले हैं और 16 वोट राघव ले गया, तो इसका मतलब राघव जो है माजिद से ज़्यादा मुस्लिम बूथ के ऊपर ले जा रहा है। तो आप देख लीजिए कितना वोट उसे मिल रहा है। बिल्कुल, मौजूदा हालात में अभी इंडिया गठबंधन के क्या आसार हैं और किस तरह, क्योंकि आप इंडिया गठबंधन के आप पार्ट हैं, तो आप किस तरह से देखते हैं कि अब इंडिया गठबंधन का भविष्य यूं ही टिका रहेगा या यूं ही इस तरह से ही चलती रहेगी या फिर डगमगाएगी ये सरकार? नहीं देखिए, अभी बहुत मैं तो कहने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि सब लोग, बड़े लोग इसके अंदर लगे हुए हैं जी। हम लोग बहुत, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, अभी मेरी इतनी हैसियत भी नहीं कि मैं इस बारे में चर्चा भी कर सकूँ। जी। लेकिन मुझे लगता है कि राहुल जी ने जो प्रयास किया है वो प्रयास सार्थक होगा। अब देखिए ना, उन्हीं की प्रयास की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी के को साथ लिए वो चल रहे थे और दिल्ली में उन्हें करारी हार देखने को मिली, और इसके बाद अब आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, गोपाल राय एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान अब दे दिया कि अब आम आदमी पार्टी जो है वो अब इंडिया गठबंधन के साथ नहीं लड़ी, अगले विधानसभा में वो अलग चुनाव लड़ेगी, अकेले चुनाव लड़ेगी। तो ऐसा देख रहे हैं कि अब पार्टी जो है हार के बाद छिटकने की कोशिश कर रही है। देखिए, विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव की परिस्थितियां बिल्कुल अलग होती हैं जी। दोनों चुनाव में वोट देने का पैटर्न बिल्कुल अलग होता है, लेकिन विचारधारा तो एक ही होती है। विचारधारा हमेशा, विचारधारा की बात नहीं। देखिए, विचारधारा तो इस वक्त देश के अंदर दो ही चल रही हैं, एक प्रो संविधान, एक एंटी संविधान, दो ही विचारधारा चल रही है। कोई विचारधारा, संविधान कौन है और एंटी संविधान कौन है? प्रो संविधान हम हैं जी। प्रो संविधान हम हैं, एंटी संविधान वो है जिनको 400 से 250 पे पहुंचा दिया लोगों ने। अच्छा, तो मतलब भाजपा को आप कह रहे हैं कि वो तो संविधान के खिलाफ है? बोले हैं भाई, मैं नहीं कह रहा हूँ, बोले हैं, मैं मेरे कहने से थोड़ी होगा। हेगड़े जी ने क्या बोला, एक नेता ने थोड़ी ना बोला, उनके सारे नेताओं ने बोला है। ये तो जब लोगों का एकदम रिएक्शन आना शुरू हुआ तब जाकर बैकफुट पे आए, अदरवाइज ये तो खुल करके बोल रहे थे। आप हमारे कहने से थोड़ी हो रहा, हम थोड़ी ना कह रहे हैं, उनके नेताओं ने बोला है। अच्छा, दूसरी बात ये रहेगी कि ओवरऑल अगर हम देखें भारत की, अगर हम बात करें तो वहाँ पर बीजेपी जो ग्राफ अगर देखें, 2014 का ग्राफ देखें, जो जिस तरह से वो इंक्लाइन हुआ था ग्राफ, उसी तरह से डिक्लाइन भी हुआ है। आप इसको किस तरह से देखते हैं कि अभी मतलब भाजपा ने ऐसी क्या क्या गलतियां की हैं जिसको इस तरह से देखा जाए? देखिए, देश के नौजवान को आपने मजदूर बनाने की तैयारी कर दी। देश का नौजवान सीमा पर लड़ने के लिए तैयारी करता था, आपने उसको 4 साल की दिहाड़ी का मजदूर बना दिया जी। आपने महिलाओं को 400 रुपए का सिलेंडर था तो शोर मचाते थे, आपने 1000 रुपए से ऊपर पहुंचा दिया। महिलाओं को अपना किचन चलाना भारी हो गया, रसोई चलानी भारी हो गई। आपने व्यापारी को जीएसटी के नाम पर धोरी मार दे करके उसकी कमर तोड़ने का काम कर दिया, तो व्यापारी परेशान हो गया। आपने किसान को, जो देश का अन्नदाता है, अन्नदाता को ऊपर लाठी चला करके अन्नदाता को जिस तरीके से उत्पीड़ित करके, आज तक भी आप अन्नदाता को उसकी फसल का दाम, आपने कहा था मैं दुगना कर दूंगा, आप लागत मूल्य निकाल नहीं दे रहे हो किसान को। आपको केवल अपने लोगों की चिंता है, इनकी चिंता नहीं है, आपको अपने लोगों की चिंता है। इनको तो सिर्फ आपने भर में, अभी ये जो कल राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला है, ये इनके ऊपर कराइए ना, जेपीसी भी कराइए, इनकी जांच कराइए कि संडे को काउंटिंग हुई, मंडे को मार्केट धड़ाम से नीचे आ गई। 30 लाख करोड़, मुझे नहीं अंदाजा, जो बोल रहे थे 30 लाख करोड़ रुपया लोगों का डूब गया। किसका डूब गया पैसा? ये स्टॉक लेने के लिए आप क्यों प्रोवोक कर रहे हैं कि आप स्टॉक लीजिए? जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? देश के लोगों का टैक्स का पैसा लोग बेचारे अपनी सेविंग्स के अंदर इधर उधर लगा करके काम बनाए, आपने एक झटके के अंदर अपने लोगों को करा दिया। तो ये सब चीज़ों की जांच होनी चाहिए ना, ये पता चले ये चल क्या रहा है जी। अगर स्मृति ईरानी की बात कर लेते हैं, जिस तरह से उन्हें भी हार मिली अमेठी से, वो बड़ा मुद्दा नहीं है। बड़ा मुद्दा नहीं है? नहीं, वो बड़ा मुद्दा नहीं है। एक बार आप जा करके बेवकूफ़ बना करके आपने कर लिया। अभी आपको देख लिया ना, आप राहुल जी के बात कर रहे थे, किशोरी लाल जी ने कैसे आपका, भाई केएल शर्मा ने जिस तरह से आपका क्या इलाज किया केएल शर्मा जी ने, आपको समझ में आ जाना चाहिए अब। जी, वो मुद्दा नहीं है। सपा बड़ी पार्टी बन गई है और आपके साथ गठबंधन में भी है, तो किस तरीके के बदलाव हम यूपी में अब देख सकते हैं? देखिए, अभी बहुत कुछ होना है जी, अभी बहुत कुछ होना है। हम तो 2027 की तैयारी में लगेंगे कि 2027 में लगे। जी, अगर आपकी पार्टी अगर जीतती है, जिस तरह से ग्राफ देखा जा रहा है, जीत का परचम जो है लहराता जा रहा है, इस पर अगर आपकी पार्टी जीतती है, बहुत सारे वादे मैंने उनकी रैली में भी सुने हैं, आप बताइएगा कि क्या कौन से जो वादे हैं जिस पर सबसे पहले
ठप्पा लगेगा। 27 का आने दीजिए ना, अभी तैयारी शुरू करेंगे, अभी बनाएंगे हम लोग जो वादा करेंगे। देखिए हमारा वादा कोई ऐसा वादा नहीं होता जो हवा हवाई होगा, बाकायदा रिसर्च कर करके उसके लिए फंड्स का कहाँ से व्यवस्था होगी, उसको कैसे पूरा करेंगे, ऐसे वादा नहीं होता। अग्निवीर और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके खिलाफ इन्होंने बोला है कि वो अगर उनकी सरकार आती है तो अग्निवीर को खत्म कर दिया जाएगा। 100% उसको खत्म करेंगे। उसको क्या करेंगे ये भी हमारे पास प्लानिंग थी, अब हमारे मौका नहीं मिला, मौका मिलेगा तो करके दिखाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ इमरान मसूद थे जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।